सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। कोई रोक दे रास्ता तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आओ तो टूट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आओ तो टूट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा रखो तो कीमत अनमोल बन जाती है। और इस ना टूटने का, ना रुकने का और ना बिकने का इरादा, इसी का नाम है नेक्सस। न हम टूटेंगे, न हम रुकेंगे, न हम बिकेंगे। एक बार आप क्या बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप जो बोले समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा बहुत लगा ये। तो जैसे मैंने कहा, ना बिकने का इरादा रखो तो कीमत अनमोल बन जाती है। और नेक्सस के मेरे इस अनमोल रत्नों का इस साल के एनुअल इवेंट में मैं आप सबका गोवा में स्वागत करता हूं। और आप और आपका हौसला और आपका साथ, यही मेरा अमृत है और यही मेरा विश्वास है। और ये अगर साथ है तो कोई माई के लाल में और कोई भी समय आए, कितनी भी विपदा आए, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं और हम बिकेंगे नहीं। ये मैं आपसे वादा करता हूं। कई दिनों से आप नेक्सस रीसेट के बारे में सुनते आ रहे हो, तो कैसा लगा आपको नेक्सस रीसेट? तो क्या हम नेक्सस रीसेट के लिए तैयार हैं? तो क्या है ये रीसेट? कैसे करेंगे हम ये रीसेट? कैसे किया है हमने ये रीसेट? इस रीसेट का जो पहला पार्ट है, ये रीसेट 3 पिलर्स पे, 3 स्तंभ के ऊपर हमने बनाया है। नेक्सस ने कई बार अपने आप को रीसेट किया है। और जब हम रीसेट करते हैं तो क्या उसके 3 पिलर्स हैं, किस बेसिस पर हम रीसेट करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस रीसेट का पहला पिलर है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट यानी आंकलन करो, आत्म परीक्षण करो। और ये आत्म परीक्षण हम किस बेसिस पर करते हैं? तो मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक राजा था और उस राजा का जो उसका किंगडम था, उसका राज्य था, काफी प्रगति कर रहा था, समृद्ध था। लेकिन 1-2 दशकों के बाद उसे मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं एक रुकावट आ गई है, गति थम सी गई है। उसे क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे अपने किंगडम को आगे ले जाना था, उसे अपने राज्य को और बढ़ाना था, उसको और समृद्ध करना था। तो उस राजा को 3 प्रश्न सता रहे थे कि सबसे अच्छा समय क्या होता है, कोई भी चीज करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, और सबसे सही व्यक्ति कौन होता है। दूसरा प्रश्न था, उस कार्य करने के लिए या जिंदगी में एक सबसे सही समय क्या, सबसे अच्छा समय क्या होता है। दूसरा, सबसे करेक्ट राइट आदमी, सही व्यक्ति कौन होता है।
और तीसरा जो प्रश्न था उसका कि सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, और उसे ये मालूम पड़ गया था कि अगर इन चीजों का वो जवाब हासिल कर ले तो वह अपने राज्य को फिर और उसको विकसित कर सकता है और समृद्ध कर सकता है। उसने कई महीनों तक इस प्रश्न पे अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों से, अलग अलग जो उसके दरबारियों से, अलग अलग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वाइस लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उन सब से उसने ये प्रश्न पूछा और हमेशा उसको जवाब ऐसे मिले कि वह कन्विंस नहीं हो पाया। किसी ने कहा कि सही समय वो होता है जब आप प्रातः काल में उठते हो, किसी ने कहा सही समय वो होता है जो भविष्य वाला आपको बताता है, किसी ने कहा सही समय वो होता है जब आप सबसे कॉन्फिडेंट फील करते हो। सभी उत्तर राइट भी थे और सभी उत्तर कन्विंसिंग भी नहीं थे। अच्छा आदमी वो है जो आपके लिए बॉर्डर पर लड़ रहा है, शूरवीर आदमी सबसे सही आदमी है। सबसे सही आदमी वो है जो आपके राज्य के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन करता हो, इकोनॉमी को बढ़ाता हो। सबसे सही आदमी वो है जो लोगों को पढ़ाता हो। हर उत्तर राइट था, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पा रहा था कि सबसे राइट आदमी कौन है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई कहता था हमने वॉर पे जाना चाहिए और कन्वेंस को हासिल करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई कहता था हमने खेत खलियान बढ़ानी चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई कहता था लोगों को शिक्षण देना चाहिए, विद्वान बनाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उसने एक वैरागी के बारे में सुना था कि बहुत ही विद्वान आदमी है और वो जंगल में अपना जीता था, किसी से मिलता नहीं था और अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन उसने उसके विद्वत्ता के बारे में सुना हुआ था। तो वो राजा निकला अपने महल से अपने सैनिकों के साथ उस वैरागी आदमी के पास, उस विद्वान के पास निकला। जैसे वो गया, उसके कुटिया के पास पहुंचने वाला था, कुछ कोस पहले उसने अपने सिपाहियों को कहा कि बस यहाँ मैं आपका साथ छोड़ूंगा, मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह जाऊंगा क्योंकि मैं उसे जानता हूं। अगर मैं एक राजा की तरह गया तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगा और शायद मुझे सही उत्तर भी नहीं बताएगा। मुझे उस आदमी से अपना उत्तर जानना है। तो उसने अपने सैनिकों को छोड़ दिया, भेष बदल दिया, साधारण से कपड़े पहने और साधारण सी वेशभूषा में आगे बढ़ा और उस विद्वान के कुटिया के पास जा पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तब उसने देखा कि वह आदमी एक स्पेड लेके अपना खुदाई कर रहा है। तब उस राजा ने उससे जाके पूछा कि मुझे आपसे 3 प्रश्न जानने हैं, 3 प्रश्न के उत्तर जानने के लिए मैं आया हूं। पतला सा आदमी बिल्कुल निर्मोह निर्भय अपना काम के लिए जा रहा था। उसने राजा का प्रश्न सुना लेकिन वो अपनी खुदाई करते जा रहा। राजा ने देखा कि आदमी वीक है, मैं इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ और शायद इसके बदले में ये मुझे अपना उत्तर बता दे। तो उसने उस विद्वान से कहा कि बाबा शायद आप थक गए होंगे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? उसने कहा कर सकते हो। उसने वह हथियार लिए जो खेत करता है, खेती औजार लिए, औजार लेके वो राजा खुदाई करने लगा। एक हाथ घंटे की खुदाई करने के बाद राजा ने फिर उस विद्वान आदमी से पूछा कि मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं कि सबसे अच्छा समय क्या है, सबसे सही व्यक्ति कौन है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। उसने सुनी अनसुनी कर दी और वह अपने बीजों में, अपने काम में, अपना विद्वान आदमी वो अपने उसमें बिजी था, व्यस्त था। राजा ने सोचा मैं थोड़ी और खुदाई करता हूँ। राजा और खुदाई करने लगा। 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, शाम हो गई। उस आदमी ने वो अपना काम में व्यस्त था और राजा को देख रहा था और खुश था कि राजा उसकी मदद कर रहा है। शाम को राजा थक गया, उस आदमी ने कहा चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ।
अच्छा खाना खिलाया और राजा इतना थका हुआ था कि वो बोला कि अब हम सोते हैं। उतने में एक व्यक्ति आया और वो लहूलुहान था। उस लहूलुहान व्यक्ति को जब उस विद्वान ने देखा तो उसने कहा चलो इसकी मदद करते हैं। राजा भी उसके साथ जुड़ गया। उसके पेट में इंजुरी थी, चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था। राजा ने उस इंजरी को, उस चोट को ठीक करने के लिए उसे साफ किया, गर्म कपड़े के बैंडेजेस बनाए, उसका ब्लड जो है, खून है, रोकने के लिए उसने अलग अलग उपाय किए और आखिर राजा उसमें सफल हुआ। वो आदमी सो गया और राजा ये सब के बाद इतना थक चुका था कि राजा सो गया। कुछ पूछने के पहले, अपने सवालों के जवाब लेने के पहले राजा सो गया। अगले दिन राजा उठा तो ये भूल गया था कि वो राजा है और वो कहाँ है। कुछ चंद क्षण वो ये भूल गया था कि वो राजा है, क्योंकि इतनी चैन की नींद जिंदगी में उस राजा ने कभी नहीं ली। इतनी सुकून वाली नींद उसको जिंदगी में कभी नहीं ली। वो राजा उठा, तैयार हुआ, जाने लगा। तब जो व्यक्ति था जिसे चोट लगी थी उसने उस राजा से कहा कि राजा जी आप मुझे माफ कर। राजा चौंक गया। राजा ने सोचा कि यार इसे कैसे पता कि मैं राजा हूं, मैं तो इसे जानता भी नहीं और ये माफी किस बात की मांग रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके राज्य का एक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यापारी का भाई हूँ जो आपके राज्य का बड़ा व्यापारी था। आपने उस व्यापारी को, उसने कुछ गलत काम किया था, इसलिए आपने उसको फांसी दी थी और उसकी सारी जायदाद आपने ले ली थी। आप इधर आए तो मुझे लगा कि आप आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा, पर आप लौटे ही नहीं। और जब मैं कुटिया की तरफ आने लगा कि तब आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर ये वार किया और ये चोट मुझे इस वजह से लगी है। और मैं आया और आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी जान लेने आया था, लेकिन आपने जान बचाई। आप न होते तो मैं जिंदा न रहता, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। राजा ने सोचा चलो अच्छा है, एक नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो गया। उसके भाई ने जो किया उसमें इसका कोई हाथ नहीं। राजा ने उसको उसकी बात समझाई, दोनों की दुश्मनी खत्म हुई और राजा ने उसे फिर व्यापार करने के लिए सहारा देने का वादा किया। और ये करके राजा घर से निकलने लगा। जब वह घर से निकलने लगा, उसने उस विधवा वैरागी से कहा धन्यवाद, बहुत अच्छी नींद आई, मैं जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है जाइए। राजा ने कहा सोचा एक आखिरी बार ट्राई करके देखते हैं। बोला मेरे 3 सवाल के जवाब अब तक आपने नहीं दिए। तो बोले राजा आपको जवाब तो मिल गया। तो बोले क्या है? तो बोले राजा जी आपने कल मेरी मदद की, आपने मदद की इसलिए आप नहीं गए। अगर आप जाते तो वो आपको मार देता। तो आपने मेरी मदद की, उस समय आपने मेरी मदद की क्योंकि आपके पास सिर्फ वो समय आपके पास था, न आपका पास्ट, न आपका भूतकाल आपके पास था, न आपका फ्यूचर, न आपका भविष्य आपके पास था। जो था आपका वर्तमान था और आपके वर्तमान का आपने उपयोग किया तो सबसे सही समय आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट होता है। आपने मुझ पर तरस खाया। मैं एक बूढ़ा दुबला आदमी था, वीक आदमी था। आपने मेरी मदद की तो आपके पास सिर्फ मैं ही था और मेरी मदद की इसलिए आप बच गए। तो सबसे सही व्यक्ति वह होता है जो आपके साथ उस वक्त होता है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जो आपके साथ है वह सबसे सही व्यक्ति है। और तीसरा सवाल कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो उस विद्वान ने कहा आपने मेरी मदद की। मदद करना
और किसी का अच्छा करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपके तीनों प्रश्न के जवाब है, सबसे अच्छा समय आपका वर्तमान क्षण, आपका आज है। सबसे सही व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ है, वो सबसे सही व्यक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण काम लोगों की मदद करना और लोगों का अच्छा करना। और नेक्सफ हमेशा यही तीन कार्य करता है। नेक्सफ का आज नेक्सफ का सबसे अच्छा समय है। आप लोग जो हमेशा नेक्सफ के साथ रहते हो, वो सबसे सही व्यक्ति है और नेक्सफ का परिवार ही नेक्सफ के लिए सबसे सही है। और इस परिवार के द्वारा देश का अच्छा करना, दूसरों का अच्छा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का अच्छा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर नेक्सफ हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करता है। तो ये इवैल्यूएट है, इसी प्रिंसिपल्स से हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं और अपने आप को हमेशा चेंज करते हैं। और दूसरा पिलर है रीसेट का दूसरा पिलर, पहला है इवैल्यूएट, जो भी तीन प्रिंसिपल्स पे अपने आप को हमेशा इवैल्यूएट करते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है अपडेट, अपने आप को अपडेट रखना। कभी कभी अपडेट करना पड़ता है सिचुएशन की वजह से, और कभी कभी अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रवाह में रहता है वही चलता है, जो रुक जाता है वो स्टेल बन जाता है, वो निर्जीव बन जाता है। तो दूसरा पिलर है अपडेट। और इसी तरह गाइडलाइंस की वजह से हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ा। आप सब फोन से तो वाकिफ हो गए, हर आदमी के पास मोबाइल फोन होगा। तो आपको दो कंपनियों के बारे में बताना चाहता हूं। एक थी ब्लैकबेरी, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और एक था आईफोन, एक है एंड्रॉइड, जो अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहते हैं। और इसी तरह नेक्सफ भी अपने आप को निरंतर अपडेट करता रहता है, और ये हमारा रीसेट का दूसरा पेज है। लेकिन जैसे कि मोबाइल का उदाहरण दिया, कभी कभी अपडेट करने के बाद पैचेस लगाने पड़ते, तो वो पैच हमने लगा दिया है। क्या आप इस पैच से खुश हैं? क्या ये पैच लगने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हो गया है? यस। और इस अपडेटेड और पैच वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम आने वाले वर्ष में एक नया धमाका करने वाले हैं। यस। और जो तीसरा पिलर होता है वो है कम्युनिकेट, अपडेट, इवैल्यूएट, अपडेट एंड कम्युनिकेट। थर्ड पिलर इज कम्युनिकेट। अगर रीसेट आपको होना है तो तीसरा पिलर है कम्युनिकेट। एक आपको हमारे पुणे की कहानी, पुणे की कंपनी है, पुणे की कहानी बताना चाहता हूं। पेशवा के बारे में आपने सबने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी के कारण तो सबने पेशवा के बारे में सुना। तो इन्हीं पेशवा घराने की एक कहानी है। पेशवा घराने में एक जो पेशवा थे, उनके चाची को उस पेशवा से दिक्कत थी, और उसने उस पेशवा के चाचा को उस पेशवा के अगेंस्ट भड़काया कि ये आदमी गलत कर रहा है, ये आपको मारने वाला है, तो इसके ऊपर आपने कार्रवाई करनी चाहिए। चाचा था, बातों में आ गया, लेकिन खून का रिश्ता भी था। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि नारायण राव पेशवा उनका नाम था, कि नारायण रावला धरा, धरा मतलब पकड़ो। उसने वो चिट्ठी लिख के सैनिकों को दे दी। तो जो चाची थी उसने उन सैनिकों को रोका और वो ध को मिटा के उसको मां कर दिया और उसका मैसेज बदल दिया, नारायण रावला मारा। तो इसको कहते हैं ध का म करना। धरा का मतलब है पकड़ा और मारा का मतलब है मार दो। और इसीलिए लाइफ में
अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हो तो हमारे पुणे में और महाराष्ट्र में कहावत है कि ध का म हो जाता है, पकड़ने की जगह आप किसी को मार देते हो। और इसीलिए क्लियर कट कम्युनिकेशन करना ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। हमने जो अपडेट लाया था, कहीं ना कहीं आप आत्म परीक्षण कीजिए, शायद हमने जैसे उसे कम्युनिकेट करना चाहिए था उसे हमने कम्युनिकेट नहीं किया है और ये कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आए हैं। मैं मानता हूं पैचेस की जरूरत थी, तो हमारा जो काम है हमने कर दिया, पैचेस लगा दिए हैं। तो पहले जो नेक्सट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्सट ने पूरी की है, हमने इवैल्यूएट किया है और हमने अपडेट किया है। और अभी नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हर व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है। और इस तरह अगर हम इवैल्यूएट, अपडेट और कम्युनिकेट ठीक से करेंगे तो आने वाले साल में हम डबल से भी ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। बस अभी एक लास्ट बात जो है वो बची है, वह है रीस्टार्ट। जिसने कंप्यूटर यूज किया और अभी जो फोन यूज किया है, प्रॉब्लम आया तो लोग क्या कहते हैं, रीस्टार्ट करो। तो आपने अपडेट इवैल्यूएट कर दिया, आपने अपडेट कर दिया, आपने कम्युनिकेट कर दिया, बस रीस्टार्ट कर दो और हो जाओगे आप रीसेट। सबसे शौर्य किसमें ज्यादा होता है? सबसे शौर्य उसमें ज्यादा होता है जो सबसे तकलीफ के समय में, सबसे कठिनाई के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आप लोग पिछले 1 साल से तकलीफों से गुजर रहे हो, कठिनाई से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ खड़े हो। और मैं आप इस बात के लिए आप सबका तहे दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। कितने गुजार दिन आप, लेकिन प्यार 2 तरफा होना चाहिए। एक तरफ के आशिक अक्सर सूली पर चढ़ जाते हैं। तो ये आपने जब जब प्यार दिया है तो नेक्सट ने आपको उससे ज्यादा प्यार दिया, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो नेक्सट का मिशन था कि यही बिजनेस करे, मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन, और हमारे अगले जनरेशन आपके सामने मौजूद है। आपके भी अगले जनरेशन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, साहिल है, कुणाल चौहान है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जो मैं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। लेकिन जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली वो भी करता हूं। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो जो हमारा मिशन था कि यही बिजनेस करे आपका और हमारा अगला जनरेशन, आपने जो प्यार दिया है उसके बदले में उस मिशन को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। कई बिजनेस करेंगे आपके और हमारे अगला जनरेशन, और इसकी शुरुआत हमने सेवा के साथ शुरू कर दी है। तो सिर्फ यही नहीं, कई बिजनेस नेक्सट आपके साथ करेगा। आपने हमको प्यार दिया है, आपने आप हमारे साथ लॉयल रहे हो, नेक्सट आपको उससे डबल प्यार देगा। ये तो सेवा तो एक शुरुआत है, और कई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपको देने वाले। तो कई बिजनेस करेंगे आपके और हमारे अंदर, और ये सेवा के माध्यम से हमने आपको दिया है। जैसे नेक्सट इज आईफोन आप सब यूज करते थे, लेकिन आप सबको पता है आईफोन से ज्यादा बिजनेस अभी एप्पल किसमें करता है? ऐप स्टोर। सेवा है आपका ऐप स्टोर। तो नेक्सट है आपका आईफोन और सेवा है आपका ऐप स्टोर, और इस डबल इंजन के साथ अभी हम फील्ड में जाने वाले हैं।
तो क्या इस डबल इंजन के बिजनेस के लिए आप तैयार हैं? इस डबल इंजन को हमें लगाना है और इस साल 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। आपकी इनकम को भी 1 और 1 11 बनाना है। आई थिंक काफी समय लिया है, काफी दिनों से माइक हाथ में आया है तो ज्यादा तो क्या समाप्त करें या एक लास्ट स्टोरी सुनना चाहिए? कंटिन्यू ओवरनाइट। आई थिंक स्टोरी अगले बार के लिए रखते हैं, खाने का समय भी हुआ है। भूख नहीं है सर, भूख नहीं है। तो चलो संक्षिप्त में बताता हूं कि नेक्सअप का पर्पस क्या है। तो एक कहानी है, द मैन हू प्लांटेड ट्रीज। एक व्यक्ति था जिसने पूरा जंगल बनाया था। दक्षिणी फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस में एक छोटा शहर था, प्रोवांस नाम का इलाका था। वहां एक बच्चा टीनेजर था, 16-17 साल का। वो वादियों में घूमने के लिए गया और वादियों में घूमते घूमते जंगलों से जाते जाते वो ऐसे जगह गया कि बिल्कुल बंजर सी जमीन थी, कोई लोग नहीं, टूटे फूटे झोपड़े पड़े हुए थे। और उस बंजर सी जमीन में उसे प्यास लग गई और वो पानी उसे मिल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि अगर अब मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। तभी उसे बकरवाल उसे दिखा और उसने उसके पास जाके कहा कि कहीं मुझे पानी मिल सकता है। उस बकरवाल ने उसे उस पानी के सोर्स बताया। एक छोटा सा पानी का प्रवाह का स्प्रिंग था। उसने कहा कि आप उधर जाके पानी पी सकते हैं। उस युवक ने जाके वो पानी पिया और उसने पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने देखा कि वो बकरवाल जो था उसके हाथ में एक लोहे का डंडा था। वो उस डंडे से जमीन को खोद रहा था और उसमें बीज बो रहा था। उसने उसे पानी पिलाया और वो बकरवाल अपना काम कर रहा था। उसके पास 100-200 बीज थे, खोद रहा था, बीज लगा रहा था। उसने देखा ठीक है, कर रहा है, पता नहीं इससे क्या मिलेगा। वो लड़का चला गया, वो जाके फौज में भर्ती हुआ। पहले विश्व युद्ध के टाइम वो युद्ध में गया, घायल हुआ, मौत देखी, बहुत ही बुरा नज़ारा देखा और वो हताश होकर फिर से आ गया और फिर से घूमने के लिए उसी जगह गया। तब उसने देखा कि वो बकरवाल अभी भी लोहे से गड्ढे कर रहा था, बीज बो रहा था, उस पर मिट्टी डाल रहा था। और उसने देखा कि जो बीज तब उस बकरवाल ने बोए थे वो अभी बड़े हो गए। उधर कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। वो पानी जहां दूर था वहां से जहां वो पहले गया था वहां तक आ गया है। तो वो काफी खुश हुआ। फिर वो अपनी हर छुट्टियों में हर साल उधर जाता था। वो देखता था कि वो बकरवाल अपना काम कर रहा है, वो अपने बीज बो रहा है, मिट्टी डाल रहा है, पानी डाल रहा है। पहले एक प्रकार के बीज बोए, फिर अलग प्रकार के बीज बोए जो उस वादी में बढ़ सके। और उसने देखा कि जैसे वो हर साल जाता था, दशक 2 दशक में उसने पूरा जंगल बना दिया। फ्रांस के गवर्नमेंट को लगा कि ये जंगल पता नहीं अपने आप बन गया है कुछ है, तो उसने उसको प्रोटेक्टेड इलाका बना दिया कि भाई अब ये जंगल खराब नहीं होना चाहिए था। उन्हें पता भी नहीं था कि ये कोई बकरवाल है जिसने ये सब बनाया है। वो बकरवाल को पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने उसको एक प्रोटेक्टेड इलाका बना दिया। अपना काम कर रहा था, बीज बो रहा था, मिट्टी डाल रहा था, अलग अलग। और वो बकरवाल जो था उसको ये भी मालूम पड़ा कि कुछ वर्षों बाद वो बकरवाल की जगह उसने बकरवाली का काम छोड़ दिया। तो उसने पूछा कि क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि ये बकरियां जो है पौधे बड़े होने के बाद खा जाती हैं। और उसने अपना काम बदला और वो मधुमक्खी का पालन कर कि एनवायरनमेंट के लिए वो ज्यादा ठीक रहेगा। और 2 दशक के बाद जब उधर गया तो उसने देखा कि पूरा जंगल वहां बन गया था, पूरी नदी बहने लगी थी और 8-10 हजार लोगों का एक छोटा शहर बन गया। लोगों को लगा कि किसी नेचुरल फिनोमेनन की वजह से हुआ है।
तब उस इंसान ने जाके उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया कि इस बकरवाल की वजह से ये जंगल बना है और उसके इस कार्य की वजह से ये जंगल बना है और उसके कारण प्रकृति का एनवायरनमेंट अच्छा रहा है, लोग इधर आके बस गए हैं, इकोनॉमी अच्छी हुई है, प्रकृति अच्छी हुई है और एक अच्छा उसने शहर बसा दिया है। एक बकरवाल ने ये काम किया। तो बस नेक्सट का भी यही पर्पस है। आप बैठे, यहां बैठा हर एक व्यक्ति एक बकरवाल है जो रोज गड्ढा खोदता है, रोज उसमें बीज डालता है, रोज उस पर मिट्टी डालता है, रोज पानी डालता है। उसे ये परवाह नहीं है कि उसे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसे ये पता है कि इससे समाज में प्रगति होगी और समाज का अच्छा होगा। वो क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छा हो सके इसके लिए काम कर रहा है। और यही नेक्सट का पर्पस है। यह बेटा हर एक मेरे नेक्सट परिवार का, और या तो नहीं मौजूद है वो मेरे नेक्सट परिवार का आदमी आज भारत के और इस धरती माँ के, विश्व के प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहा है। चाहे हमें क्रेडिट मिले नहीं मिले, हमें मिले या हमारे आने वाले जनरेशन, लेकिन हम ये अच्छा काम करते रहेंगे। रोज हम बीज बोएंगे, रोज मिट्टी डालेंगे और रोज पानी डालेंगे, जब तक हर किसान बायोफिट यूज न कर ले और उसके खेत अच्छे ना हो और वो अच्छा धान लोगों को ना मिले, जब तक हर घर में हब मोड़ हो जाए और जो हमारी शरीर की बीमारियां लोगों को ना हो, स्किन की बीमारियां ना हो, जब तक हर घर में नेक्सा मोड़ में जाए और हम लोगों की सेहत बेहतर ना बना ले, जब तक हर घर में क्लीनर मोड में जाए और हम लोगों को कैंसर जैसे रोगों से ना बचा ले, जब तक हर घर में हर्ब्स एंड मोर कॉस्मेटिक्स में जाए, ताकि जैसे मैं चिंतित रहता था कि मेरी छोटी बच्ची कैंसर वाले केमिकल के कॉस्मेटिक्स न यूज करे, वो चिंता किसी और पिता को और माता को न रहे, तब तक हम अपना बीज बोएंगे, मिट्टी डालेंगे और पानी डालते रहेंगे। तो यह है नेक्सट। तो क्या इस पर्पस में आप मेरे साथ हो? तो क्या आप रीसेट हो? इवैल्यूएट, अपडेट एंड कम्युनिकेट, दैट इज नेक्सट रीसेट। हर दिन नेक्सट, हर घड़ी नेक्सट, हर दिल नेक्सट, हर धड़कन नेक्सट, हर घर नेक्सट, हर नेक्सट। तो मेरे साथ हर घर नेक्सट, हर नेक्सट, नेक्सट रीसेट, जेट सेट एंड गो। जय हिंद, जय भारत।